हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से बेस्ड है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे कि पीएम अनाउंसेस 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज एक कुल मिला करके घोषित किया जाएगा। जैसे सबसे पहले जो हुआ था 1.76 लाख करोड़ का हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके बाद आरबीआई के द्वारा किया गया था, है ना, कुछ का। और हाल फिलहाल में मतलब कि आज या कल में किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो टोटल मिला के 20 लाख करोड़ हो जाएगा और ये हमारे जीडीपी का लगभग 10% होगा ना। तो जो पहले बहुत सारे विपक्षी लोगों का कहना था कि अमेरिका 10% दे रहा है, दूसरे कंट्री इतना दे रहे हैं, इंडिया 1% ही अभी जीडीपी का खर्च किया है, तब उनका भी कहना मान लिया गया 10% खर्च किया जा रहा है ना जीडीपी का। और ये पैसा कैसे दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भी घोषित नहीं किया गया, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक हिंट बस दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा, ऐसा हिंट दिया गया, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के और भी द्वारा कुछ और मेंशन किया गया। जैसे पहले जब इंडिया में जिस समय ऐसा कोविड-19 आया था, उस समय एक भी मास्क नहीं प्रोड्यूस किया जाता था, मतलब मास्क कुछ कम प्रोड्यूस किया जाता था और पीपीई किट एक भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। लेकिन आज 2 लाख किट जो है डेली प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऐसा कहा गया। तो यानी मेक इन इंडिया भी अपना काम कर रहा है, वो ये बताना चाहते थे। और भी इसमें कई सारे बात बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसा बोला गया कि लोकल सामान खरीदें, है ना, लोकल इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। ऐसा बोला गया कि ब्रांड जो भी आज ब्रांड हम लोग देखते हो, पहले भी वो लोकल मटेरियल नहीं थे, लेकिन बाद में जब वहाँ की जनता के द्वारा उसको सपोर्ट मिला तो बाद में वो ब्रांड बन गए। तो उसी तरीके से अपने यहाँ का जो लोकल भी सामान है उसको हम लोग सपोर्ट करना है, ऐसा बोला गया। स्वदेशी अपनाने के लिए इनडायरेक्टली बोला गया कि विदेशी सामान को नहीं खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि आईएनएस मगर अराइव फ्रॉम माले यानी मालदीव से आ रहा है, इतना इवेक्यूएट किया गया इतने लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन से ऑपरेशन के तहत हो रहा है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत किया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है इवेक्यूएशन करने के लिए। इसके अलावा एक मिशन सागर चलाया जा रहा है, मिशन सागर चलाया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। एक इसलिए तो मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए 5 कंट्री में, सेशेल्स, मेडागास्कर, है ना, मालदीव, उधर का जो 4-5 कंट्री है, कोमोरोस, ये सब कंट्री में 5 कंट्री में इंडियन ओशन के मिशन सागर चलाया जा रहा है। और ये जो समुद्र सेतु है इवेक्यूएशन के लिए चलाया गया, जो इंडियन लोग फंस गए हैं मालदीव्स में, उधर वाले कंट्री में, मतलब कि डिफरेंट आइलैंड नेशन में, तो उनके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आईएनएस मगर के बारे में पढ़ लेते हैं। आईएनएस मगर क्या है? तो एम्फीबियन क्लास वारफेयर वेपन वेजल है। एम्फीबियन क्लास कहने मतलब कि पानी और ज़मीन दोनों जगह ये काम करता है, तो एम्फीबियस क्लास वारफेयर वेजल्स है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया? तो गार्डन शिप बिल्डर्स प्लस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। कोलकाता में इसको बनाया गया। इसको कहाँ बनाया गया? तो कोलकाता में बनाया गया है। और 15 जुलाई 1987 को इसको कमीशन किया गया था। इसको 15 जुलाई 1987 को कमीशन किया था इंडियन नेवी में। और इसकी पहली बार यूज़ किया गया था श्रीलंका में, इसको पहली बार यूज़ किया गया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। श्रीलंका में क्या सिविल वार आप लोग पढ़े होंगे, श्रीलंका में सिविल वार जब हुआ था तो इंडिया की तरफ से एक पीस कीपिंग फोर्स गया था, तो उसी में इसका यूज़ किया था। आईएनएस मगर का पहली बार 15 जुलाई 1987 को इसको कमीशन किया गया था कोलकाता में। गार्डन शिप बिल्डर प्लस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, एम्फीबियस क्लास वारफेयर वेजल है, आईएनएस मगर के बारे में हम लोग देखें यहाँ। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि एनआईटी के डेवलप्स लो कॉस्ट रीयूजेबल फेस शील्ड। तो एक फेस शील्ड डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो एनआईटी कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका के द्वारा ऐसा डेवलप किया गया है। ठीक है, इस तरीके का फेस शील्ड डेवलप किया गया, जैसे डॉक्टर लोग अब देखे होंगे पूरा हेमलेट की तरफ पहने हुए, है ना, मास्क से बड़ा। तो ये रीयूजेबल है और ट्रांसपेरेंट, फेस शील्ड तो ट्रांसपेरेंट रहता भी है लेकिन लो कॉस्ट है, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे है। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो एनआईटी कर्नाटका के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, इसका कॉस्ट मात्र 12 रुपये के आसपास आएगा। ठीक है, तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, कुछ खर्च बचेगा। और यहाँ पे एक लॉन्च किया बताया गया न्यूज़ कि केरला कोयर बॉडी प्लांट्स लॉन्च कोविड मैट, है ना, तो कोविड मैट लॉन्च किया गया, यानी डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट लॉन्च किया गया है केरला में, ऐसा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑफिस में, शॉप में और भी इंस्टीट्यूशन में जो हम लोग मैट रखते हैं उसके लिए डिसइंफेक्टिंग मैट बनाया गया है, केरला में बनाया गया है। और एनआईटी कर्नाटका के द्वारा एक फेस शील्ड डेवलप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक नो एयरस्पेस वायलेशन है पैंगोंग सो, ये क्या है? एक लेक का नाम है पैंगोंग सो, जो हम लोग देख रहे हैं एक लेक का नाम है। कुछ दिन पहले आप न्यूज़ एक देखे होंगे
यहाँ पे देखिए उस लेक का फ़ोटो है कि नकुला के पास, नकुला में इंडियन और सिक्किम, मतलब नकुला कहाँ है, सिक्किम है, सिक्किम ऐसे है तो बीच में नकुला है और यहाँ पे साइड में नथुला है, ठीक है। तो नकुला के पास इंडिया और चाइना के फोर्सेज के द्वारा कोई झड़प वहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद कल ऐसा देखा है कि कुछ आर्मी, वहाँ का जो लिबरेशन आर्मी है, चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसका कुछ हेलीकॉप्टर जो है बाउंड्री के पास देखा गया। तो इधर से मतलब कि यही कन्फर्मेशन है कि बाउंड्री के पास उन लोग आया था, लेकिन एयर स्पेस का वायलेशन नहीं हो। एयर स्पेस का वायलेशन मतलब इंडियन टेरिटरी में वो लोग एयर में भी नहीं आया, ठीक है। मतलब कि हेलीकॉप्टर से अपने एरिया तक ही सीमित रहा, इधर नहीं आया, ठीक है। ऐसा उसका कहना है, ऐसा मतलब कि आर्मी का कहना है और एयरफोर्स का ऑफिशियली कहना है, ठीक है। तो यह बताया, तो हम मेन हमारा फोकस यहाँ पे था पैंगोंग सो लेक के बारे में बताने के लिए। तो याद रखिएगा ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। 2 झड़प अभी हुआ था, 5 मई को लद्दाख में और 9 मई को नकुला में, ठीक है। तो एयर स्पेस का कोई वायलेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग कल राज्यसभा के बारे में पढ़े थे। वेंकैया नायडू जी का एक एडिटोरियल था वहाँ पे, उसमें राज्यसभा के बारे में बताए थे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पे ब्रीफ में फिर यहाँ रिपीट कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है 3 अप्रैल 1952 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा गठित किया गया था और 13 मई 1952 को ही फर्स्ट सेशन हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है। और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है। 1787 में पहली बार यूएस में आया था। अभी तक 79 पार्लियामेंट ऐसे हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, जो दुनिया का लगभग 41% होता है, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेशन में बाईकैमरलिज्म कब आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यानी मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के तहत आया था। और इसमें क्या थे, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर होते थे, यानी राज्यसभा में 60 मेंबर और लोकसभा में 145 मेंबर होता था। वोटिंग का फैसिलिटी हर किसी के अवेलेबल नहीं था। वुमेन ना मेंबर बन सकते थे ना वोट दे सकते थे। और वोटिंग कौन करता था, जो वेल्दी पीपल होते थे या फिर पिछले साल मतलब पिछले एक्सपीरियंस जो इनको होता था लेजिस्लेटिव का, है ना। मतलब सारे लोगों को वोटिंग करने का राइट नहीं था। तो ये तो हम लोग कल पढ़े थे। आज यहाँ पे उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए वेंकैया नायडू के द्वारा ही लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा लिखा है। वेंकैया नायडू कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। उनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। क्या क्या लोकसभा को स्पेशल पावर है, यहाँ पे पहले बताया गया है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच ओनली कैन अप्रूव द डिमांड फॉर ग्रांट। ऑन द अदर हैंड द राज्यसभा में सम स्पेशल पावर, राज्यसभा का क्या स्पेशल पावर है, एज रिक्वायरिंग टू अडॉप्ट अ रेजोल्यूशन अलाउइंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। यदि स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाना चाहता है, यदि सेंटर चाहता है कि हम स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाए, तो राज्यसभा यदि उसको 2/3 से पास कर देता है, ठीक है, 2/3 यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देता है, तो फिर पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। तो पहला फ़ायदा स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा के पास, कि यदि 2/3 से वो पास कर देगा तो स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ये फैसिलिटी लोकसभा में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोकसभा को स्पेशल पावर है तो कुछ राज्यसभा को भी स्पेशल पावर है। राज्यसभा के एक और स्पेशल पावर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज भी 3 है, IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और एक होता है IFS। तो ये सबसे कन्फ्यूजिंग है, बहुत लोग यहाँ फॉरेन सर्विस समझ लेते हैं, लेकिन फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस वाला है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अभी तक ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आते हैं। और तो नया ऑल इंडिया सर्विस यदि क्रिएट करना है तो राज्यसभा में स्टार्ट करना पड़ता है, उसके लिए बिल जो आता है वो राज्यसभा में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा और इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने में राज्यसभा का रोल होता है, इमरजेंसी जब लागू होता है। प्रेसिडेंट रूल लागू जब होता है उस समय राज्यसभा का रोल होता है। जब लोकसभा डिजोल्व होता है उस समय भी होता है, ठीक है। तो बहुत जगह ऐसा केस है जहाँ पर राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया। खास करके ये दोनों याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने में, ऑल इंडिया सर्विस को बनाने में, ठीक है। और राज्यसभा को और क्या स्पेशल पावर है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो, जब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट जब चालू हुआ था तो राज्यसभा में ही स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट के खिलाफ यदि इम्पीचमेंट लाना है तो कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ यदि इम्पीचमेंट लाना है तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बताया गया कि राज्यसभा के में मतलब राज्यसभा के गठन से लेकर के गठन के बाद तक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे राज्यसभा को दुख देखना पड़ा है, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रहा था, वहाँ पे जब संसद मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस था, उस समय भी जो है सेकंड चैम्बर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कल हम डिस्कस किए थे कि बहुत लोग कहना था कि नहीं राज्यसभा होना चाहिए, बहुत लोग कहना था नहीं होना चाहिए। तो उस समय तो इसको दिक्कत था ही, मतलब राज्यसभा गठन का। आज़ादी के बाद भी इसको कई दिक्कत का सामना करना पड़ा, जैसे 1954 में यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा जो ईयर लिखा हुआ है, 1954, 1971, 72 और 1975, यानी कि 4 बार रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। ऐसा इनिशिएटिव नहीं, मतलब चालू ही नहीं, पास हो गया लोकसभा में कि राज्यसभा को हटा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि राज्यसभा को हटा देना चाहिए, तो हटेगा कैसे। बस लोकसभा में जब भी ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट के पास लोकसभा में पावर नहीं है, मतलब कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट को,
तो हटाने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए सोचता है। तो 4 बार 1954 में, 71 में, है ना, या फिर डिफरेंट रीजन से, कोई भी रीजन हो, और 75 में, 4 बार आप देख सकते हैं, 71, 72, 75, तीन लगातार ऐसा प्रयास किया गया कि रेजोल्यूशन पास किया गया लोकसभा में कि राज्यसभा को ख़त्म कर देना चाहिए, डिजॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, फिर भी राज्यसभा अभी तक है, वेंकैया नायडू जी का कहना है। ठीक है, और भी इसमें बताया कि अधिकांशता बार ऐसा होता है कि लोकसभा में मेजोरिटी तो रहता है लेकिन राज्यसभा में नहीं रहता है। ठीक है, राज्यसभा में उसका मेजोरिटी नहीं रहता, जिस कारण से गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में कुछ ब्रीफ में। ये वही है कि 1954, 71, 72, 75, याद रखिए कि 4 बार ऐसा काम किया गया है लोकसभा के द्वारा। तो ऐसा देखिए, विधानसभा में ऐसा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यदि 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है रेजोल्यूशन, तो 2/3 से पास करके और सेंटर को भेजता है। ठीक है, 2/3 से पास करके सेंटर को भेज देता है, और सेंटर फिर उसको बिल ला करके पास करवाता है। तो सेंटर को बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए, हाफ से पास करवाना होता है, तो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ख़त्म हो जाता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे बता ही देते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो यदि लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना है, तो क्या करेगा, 2/3 से रेजोल्यूशन पास करेगा। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में किया गया है, 2/3 से रेजोल्यूशन पास किया गया है, सेंटर को भेज देगा कि हम लोग चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दीजिए। तो सेंटर पे ऊपर डिपेंड है। अब सेंटर उसको, ठीक है, सेंटर कहेगा ठीक है तुम रेजोल्यूशन पास करके लाओ, रेजोल्यूशन पास हो गया। अब सेंटर अपने पास उस रेजोल्यूशन को रख लेगा। अब इसका जब मन करेगा, कोई बाइंडिंग में नहीं है कि 10 दिन के अंदर करना है या 1 साल के अंदर करना है, जब इस दिन मन करेगा इसको, एक बिल लेके आएगा संसद में। संसद में जब बिल आएगा तो वहाँ पे उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म। यदि नहीं, कहीं भी एक अगर रुकावट हुआ, मान लीजिए कि सेंटर रखे रह गया रेजोल्यूशन को, बिल लाया ही नहीं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना काम करते रहेगा जैसे करता है। ठीक है, सेम प्रोसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल लाने का। जैसे किसी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो क्या करेगा, 2/3 से बिल पास करे, जैसे उड़ीसा किए हुए है, सेंटर को बिल भेज दिया है ना, उसका भी बिल सेंटर के पास है, उड़ीसा वाला बिल भी सेंटर के पास है, दोनों सेंटर के पास अभी बिल है, लेजिस्लेटिव लाने का भी और घटाने का भी। तो उड़ीसा क्या किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करवाया 2/3 से, सेंटर को बिल भेज दिया है रेजोल्यूशन। अब सेंटर को जिस दिन मन करेगा, लगता है रेजोल्यूशन भेजे हुए 6 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो जिस दिन इसको मन करेगा सेंटर को, पार्लियामेंट में बिल लाएगा, पार्लियामेंट में आधा से पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया यहाँ। ठीक है, हटाने का भी सेम प्रोसेस है। आंध्र प्रदेश में बिल भेज चुका है, तो उसी तरीके से लोकसभा क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया। और लोकसभा के जो मेंबर है उनको भी पता ही होगा कि राज्यसभा को तो हटा सकते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऊपर में कोई दूसरा पार्लियामेंट तो है नहीं ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट लिखा गया है। यदि राज्यसभा को हटाया जाता तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आज मामला फंस सकता था सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं राज्यसभा को नीचा दिखाने की कोशिश किया गया था ये 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेंस थिंक टैंक रीनेम्ड यूनिलेटरली। एक मैगजीन आता है IDSA, बहुत लोग आई थिंक जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे IDSA के बारे में नाम सुने होंगे। उसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, है ना, IDSA। ये थिंक टैंक है डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्या नाम है इसका, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ठीक है, तो इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम बदल के मनोहर पर्रिकर के नाम पे किया गया। अब उसका नाम हो गया मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर, यहाँ आप देख सकते हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, MP मनोहर पर्रिकर, और IDSA जैसे पहले से था। मनोहर पर्रिकर कौन थे, तो हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे पहले के, और अभी जब उनका डेथ हो उसमें गोवा के वो CM थे। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि यूनिलैटरली करने का मतलब कि बिना किसी से पूछे हुए, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है IDSA के बिना किसी कर्मचारी के साथ संपर्क किए हुए या फिर बिना विपक्ष से संपर्क किए हुए इस तरह का नाम चेंज कर दिया। तो ऐसा अधिकार हालांकि रक्षा मंत्री के पास ही है, लेकिन एक ट्रेडिशन के तौर पे जब भी नाम चेंज किया जाता है तो बता दिया जाता है पहले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया, वही इस रिपोर्ट में कहना है। नेक्स्ट वर्क ऑन म्यूजियम ऑफ PM टू बिगिन। PM म्यूजियम पे वर्क जो है बिगिन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। तो हम PM म्यूजियम के बारे में देख लेते हैं। ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है 3 मूर्ति भवन। इस बिल्डिंग क्या नाम है, 3 मूर्ति भवन। 3 मूर्ति भवन में क्या था, तो यहीं पे अभी PM म्यूजियम एक है, लेकिन उस म्यूजियम का नाम है नेहरू म्यूजियम। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि वर्क ऑन PM म्यूजियम टू बिगिन, तभी यहाँ पे एक नेहरू म्यूजियम एग्जिस्ट करता है, जिसमें इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं सबके बारे में रखा गया। बस उसका नाम नेहरू म्यूजियम है, लेकिन इंडिया में जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं सबके बारे में उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी कुछ सामान रिलेटेड सामान है जो म्यूजियम में रखा जाना चाहिए यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन बस उसका नाम नेहरू म्यूजियम है। अभी क्या करने का प्लान है,
नेहरू म्यूजियम को जो है पीएम म्यूजियम नाम करना है और एक नया बिल्डिंग बनाना है यहीं पे और उसको थोड़ा सा इनलार्ज करना है। ठीक है, ये न्यूज़ था। अब तीन मूर्ति भवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी ये काम चालू नहीं हुआ है, अभी टू बिगिन है ना, होने वाला है। इसके लिए भी टेंडर आने का ही घोषणा किया गया CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। तीन मूर्ति भवन के बारे में देख लेते हैं। तो तीन मूर्ति भवन जो है पहले किसका रेसिडेंस था, तो नेहरू जी का रेसिडेंस था। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो न्यू दिल्ली में उनका रेसिडेंस हुआ करता था तीन मूर्ति भवन। ठीक है, 16 ईयर तक नेहरू जी इसमें रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे 16 ईयर तक ही रहे थे, मतलब जब उनका डेथ हुआ था तब तक यहीं रहे थे। 27 मई 1964 को उनका डेथ हुआ था, याद रखिएगा। उनका डेथ कब हुआ था, 27 मई 1964 को हुआ था। ठीक है, इसके डिजाइनर कौन थे, तो रॉबर्ट टॉर रसेल। इसके डिजाइनर कौन थे, रॉबर्ट टॉर रसेल, RUSSELL। ठीक है, यही डिजाइनर जो है कॉनॉट प्लेस के भी आर्किटेक्ट है। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था रॉबर्ट टॉर रसेल। और कॉनॉट प्लेस जो है, ठीक है, CP दिल्ली में जो है कनॉट प्लेस जो है, उसके भी आर्किटेक्चर यही थे, रॉबर्ट टॉर रसेल। 1930 में इसको बनाया गया था, इस बिल्डिंग को 1930 में बनाया गया था। और आज़ादी के पहले इसमें कौन रहते थे, तो ब्रिटिश आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, ठीक है, वही इसके जो है इसका उनका पहले रेसिडेंस हुआ करता था। आज़ादी के पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ जो हुआ करते थे उनका ये रेसिडेंस होता था। तीन मूर्ति भवन जो है इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो रॉबर्ट टॉर रसेल। कनॉट प्लेस जो दिल्ली में, उनके भी आर्किटेक्ट यही हैं। 27 मई 1964 को नेहरू जी का मौत हुआ था, तब तक वो यहीं रहते थे, मतलब लगभग 16 साल वो यहीं रहे थे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि पुराना PMO है या पहला PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये था तीन मूर्ति भवन के बारे में और PM म्यूजियम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि IAF ट्रेसेस कीन ऑफ 1968 क्रैश विक्टिम। 1968 में एक IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, तो उसके विक्टिम के कीन यानी कि उनके जो परिजन हैं उनको IAF के द्वारा ट्रेस किया गया है। तो IAF के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो इंडियन फोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स दुनिया का चौथा बड़ा एयरफोर्स है, रैंक 4th इन द वर्ल्ड। इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। लेकिन 1932 में जब आज़ादी के पहले इसका लड़ाई मतलब कि स्थापना हुआ था, तो उसमें इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। उसके पहले इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। आज़ादी के बाद जो है इसके नाम से रॉयल शब्द को हटा दिया गया, अब इसका नाम है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर को, इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था एयरफोर्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे GI टैग फॉर सोहराई खोवार पेंटिंग एंड तेलिया रुमाल। यहाँ पे दो चीज़ को एक पेंटिंग है, एक रुमाल है, दोनों को GI टैग दिया गया है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये WTO का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, TRIPS एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसी के तहत GI टैग दिया जाता है। इससे रिलेटेड एक एक्ट है GI टैग। GI टैग के लिए एक्ट है 1999 में लाया गया था, और GI टैग देने वाला जो संस्था है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। इतना याद रखिएगा GI टैग के बारे में। इंडिया की तरफ से पहला बार GI टैग 2004 में बना था। GI टैग 2004 में दिया गया था, किसको, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। इंडिया की तरफ से पहला GI टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, एक बार GI टैग मिलने पर 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराना होता है। ठीक है, अभी हाल ही में कश्मीरी केसर को मिला था, उसके बाद उसके अलावा कई चीज़ को मिल चुका है। तो उसी क्रम में यहाँ पे दिया गया सोहराई खोवार पेंटिंग को। सोहराई खोवार पेंटिंग जो है ये झारखंड का पेंटिंग है, और जो तेलिया रुमाल था तेलंगाना का रुमाल था, इसको दिया गया है GI टैग। ठीक है, सोहराई खोवार पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वीमेन। तो जो पेंटिंग है मुराल आर्ट है, मतलब कि दीवार पेंटिंग है, दीवार पे पेंटिंग किया जाता है। ये जो पेंटिंग है वो दीवार पे पेंटिंग किया जाता है। और कब प्रैक्टिस किया जाता है, तो ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन यूजिंग लोकल नेचुरल अवेलेबल सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर इन द एरिया ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, और तेलिया रुमाल क्या है, तो क्लॉथ इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विथ कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वेराइटी ऑफ डिजाइन ऑन मोटिव्स इन डिफरेंट पार्टिकुलर कलर, रेड, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ये था तेलिया रुमाल और सोहराई खोवार पेंटिंग के बारे में। ये याद रखिएगा, ये झारखंड का और ये तेलंगाना का है। तो इसी के साथ आज का ये न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होता है। ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।